बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तिगड़म मची हुई है वो तिगड़म का सर खात्मा होने जा रहा है। सितंबर के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होंगे और उसके बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा वो बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि जी हमने इतने ब्रिगेडियर इतने जो है वो लोग फौज के अंदर से निकाल दिए हैं और जो पॉलिटिकल हुए थे और उसमें चूंकि कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब भी इन्वॉल्व थे, तो सर अब जो अदलिया के अंदर वो जो इंजीनियरिंग हो रही थी ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उसका खात्मा होने जा रहा है सितंबर के अंदर। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, आगे जाकर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा और बहुत ही मोस्ट आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको एंड तक सुनिएगा, इस व्लॉग को, इसको एंड तक वॉच किएगा। आपको एक बात बताता चलूं कि अल जिहाद ट्रस्ट केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था, वो केस यही था ना कि सीनियरिटी का जो असूल है, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? देखें, परवेज मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर था, उसने किस तरह से अदलिया को हाईजैक किया, अदालती फैसलों को अपने हक में करवाने के लिए उसने किस तरह से अदालत को पॉलिटिसाइज किया। वो जस्टिस अब्दुल हमीद ढोकर नामी जजों को उसने शोहरत दिलवाई, उसने इक़्तिदार दिलवाया। फिर जस्टिस जावेद इकबाल, ये वो लोग थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के PCO के तहत हलफ उठाए थे। मैंने आपको इससे पहले भी एक दफा बताया था। तो परवेज मुशर्रफ को लाइक माइंडेड लोग पसंद थे और परवेज मुशर्रफ की सोच चूंकि खुद लाइक माइंडेड थी, तो उसने लाइक माइंडेड सोच वाले जजों को PCO के तहत हलफ लेने का हुक्म दिया और उन्होंने हलफ लिया। इफ्तिखार चौधरी को उसने फारिग किया और फिर वो जब तिगड़म मिची अदलिया के अंदर, तो फिर वो नासिरुल मुल्क जैसे जज आए। बदकिस्मती इस मुल्क की कि वो चीफ जस्टिस रहे और वो निगरान वज़ीर आज़म रहे और वो गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने वाले बेंच के सरबराह रहे। तो नासिरुल मुल्क साहब जो हैं जी, वो आप समझ लें कि वो एक पॉलिटिकल जज थे और वो कोई मानेगा ना माने, लेकिन उनके शोहरत के हवाले से जो इल्जामात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो हैं जी, उन्होंने 2012 में जब गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया एक अदालती फैसले के जरिए, जब उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया, तो इफ्तिखार चौधरी ने नासिरुल मुल्क की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। और जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाया गया तो उसके नताइज भी आपके सामने आए कि वो क्या नताइज निकले। तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो एक पॉलिटिकल जज थे और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर थे, और उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी 2011 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के जो DG थे, डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी, दोनों ने मिलकर गिलानी को निकालने के लिए अदलिया का सहारा लिया और गिलानी साहब को फारिग कर दिया। इसी तरह गिलानी साहब फारिग हो गए, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उनको हाथ धोने पड़े और उनको अपने ओहदे से फारिग होना पड़ा। 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब चीफ जस्टिस बने, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी चीफ जस्टिस बने। तो उसके बाद आप सबको ये पता होगा कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, ये वो 2 जजेस हैं जिनकी शोहरत अच्छी थी, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं था। लेकिन जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने, जो इफ्तिखार चौधरी की बाकियात में शामिल थे और इफ्तिखार चौधरी के बहुत अच्छे करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते थे, तो साकिब निसार ने इफ्तिखार चौधरी की बाकियात को जिंदा करते हुए, उसको परवान चढ़ाते हुए अदलिया में वही फैसले किए जो इफ्तिखार चौधरी ने किए। तो उसने भी नवाज शरीफ को निकालने के लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में। उसमें जस्टिस गुलजार भी थे, जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, जस्टिस एजाज अफजल साहब भी थे और जस्टिस असमत सईद शेख साहब भी थे। ये 5 जजेस थे। तो वो जो 5 रुकनी बेंच था उसने फैसला दिया, नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए।
खमियाजा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भुगता। और अदलिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, इस हवाले से जावेद हाशमी ने 2014 में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि इमरान खान कहता है कि आने वाले जज हमारे हैं। और वो लोग, आपको पता चला कि वो किस तरह से वो एक पॉलिटिकल हुए और किस तरह से वो फैसले हुए। और ये जो एक सोच थी ना कि अदलिया के अंदर वो जो जजेस आ रहे थे, इफ्तिखार चौधरी नामी जजेस, उसके बाद साकिब निसार नामी जजेस, और फिर उन्होंने अपनी बाकियात को परवान चढ़ाते हुए वो जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज एलिवेट किया और उनकी अपॉइंटमेंट की, तो सीनियरिटी का असूल तो सर तबाह हो गया। अल जिहाद ट्रस्ट केस कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता हो, और आपसे कल को कोई ये पूछे तो आप मेरा व्लॉग देखकर ये कह सकें कि भाई यह सारा कुछ हो रहा है इस मुल्क से। अब आते हैं जी इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की बातों की। जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, और इनके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये वो वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट की जिनका नाम मुस्तरद हुआ टाई होने की सूरत में, जब जस्टिस गुलजार जैसा बदकिस्मत शख्स इस मुल्क का चीफ जस्टिस था, जो ए पॉलिटिकल था, जिसका सिंध से ताल्लुक था, और उसने जस्टिस आयशा मलिक का नाम पेश किया कि इनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए, इनको अपॉइंट किया जाए। तो सर वो नाम टाई हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में, और उसके बाद नाम टाई होने की सूरत में जस्टिस गुलजार साहब डट गए, उस्ताद मोहतरम डट गए। और माय लव जस्टिस गुलजार ने कहा कि जी जस्टिस आयशा मलिक को तो सुप्रीम कोर्ट में लाना ही लाना है, क्योंकि सर अपनी पसंद के लोग लाने थे। जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे आए? साकिब निसार साहब लेके सिंध हाई कोर्ट के चौथे नंबर के जज को आपने पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ऑनरेबल जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, लेकिन वो जूनियर जज थे। जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज, नीचे से उठाकर ऊपर लाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध हाई कोर्ट के वो 7वें 8वें नंबर के जज उठाकर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज एलिवेट कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सिंध हाई कोर्ट के जज, जूनियर जज, उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के जज, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो गए, तो उनको जी उठाकर लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया। जस्टिस गुलजार साहब के दौर में उन्होंने हलफ लिया था, याद है ना? याद तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है। तो ये वो जजेस थे जिनको जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और आज वो जज हैं। और अब ये रोला पड़ गया है कि भाई जूनियर जजां नूं कढ के सीनियरिटी दे असूल नूं मद्देनजर रख के जूनियर जजां नूं कढ के सीनियर जजां नूं लियाओ, ये बात हो रही है। और आप ये देखेंगे सितंबर में तिगड़म मिचनी है सर, सितंबर के अंदर तिगड़म मिचने वाली है। जस्टिस आयशा मलिक का नाम इसलिए लिया कि अगर वो चीफ जस्टिस बन गई तो वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून जज होंगी जो इतने साल बतौर चीफ जस्टिस क्याम करेंगी। कि वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लाई गई। पहले उनका नाम टाई हुआ, मुस्तरद हुआ। टाई का मतलब मुस्तरद ही होता ना, कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें उनका नाम टाई हुआ। तो फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो खुद लाहौर हाई कोर्ट के एक वक्त में चीफ जस्टिस रहे 2012 में, जब उन्होंने मखदूम अहमद महमूद साहब गवर्नर पंजाब थे, तो उन्होंने उनसे हलफ लिया था बतौर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं जी 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए, और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नाम की अप्रूवल दे दी। सत्ते खैर वारे ही नहीं आ रहे। तो जस्टिस आयशा मलिक जी सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। अब जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये वो लोग हैं जो जूनियर जजेस के तौर पर अदालतों में काम कर रहे थे, और इनको उठाकर सीनियर जज के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया। अल जिहाद ट्रस्ट केस खोलो, उसको देखो कि उसके अंदर क्या है, कि जजेस की सीनियरिटी का जो असूल है उसको लागू करो, उसको मद्देनजर रखकर जजेस की अपॉइंटमेंट करो। लेकिन सर यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और तिगड़म मची हुई है। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट में तिगड़म मची थी कि पहले जी चौथे 5वें रैंक के बंदे को उठाकर उसको हम आर्मी चीफ लगा देते थे, और हम कहते थे कि जी सीनियरिटी गई बाढ़ में, सीनियरिटी गई बाढ़ में। इशफाक परवेज कियानी कैसे आर्मी चीफ बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, सबको पता है। राहील शरीफ सबको पता है।
जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर गुजरांवाला रहने वाले शख्स, 5वें रैंक के ऑफिसर उठाकर आर्मी चीफ लगा दिया गया। नून लीग की हमाकत। फिर उसके बाद जो अब आए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, पाकिस्तान की फौज में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए मोस्ट सीनियर जनरल को आर्मी चीफ लगाया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया। और एक इंतहाई वेल रिप्यूटेड शख्स, इंतहाई डिग्निटी वाला शख्स आसिम मुनीर, हाफिज कुरान, जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र, वो शख्स आर्मी चीफ बना। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि 15 जुलाई से जी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं और 15 सितंबर को खत्म होनी है और 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से सुबदोश हो जाएंगे। वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो तिगड़म मिची हुई है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस तरह का तसलसल चल रहा है और जिस किस्म के फैसले अब तक आते रहे जब से ये पीडीएम की हुकूमत बनी, उससे पहले की, वो याद है ना साकिब निसार जैसे जजों ने किस तरह से अदलिया को पोलिटिसाइज किया। हनीफ अब्बासी जैसे शख्स को रात के 1 बजे जाकर जी फैसला सुना दिया कि इन्हू कड्डो बाहर, इन्हू सजा दो, उसको सजा दे दी। एफिडेंट केस में एंटी नारकोटिक्स ANF केस जो था उसमें हनीफ अब्बासी को सजा दे दी कि उसको उम्र कैद हो जाएगी और वो साकिब निसार ने फैसले करवाए। साकिब निसार से किसने फैसले करवाए वो सबको पता है, वो कौन थे वो सबको पता है। नवाज शरीफ को सजा किसने दिलवाई वो सबको पता है। गिलानी को वजारत उज़्मा से किसने निकलवाया सबको पता है। जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, फैज हमीद बाजवा, जनरल इशफाक परवेज कियानी, उसके बाद वो जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, सर लोग इनको किन अल्फाज में याद करेंगे मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि लोग इनको जिन अल्फाज में याद करेंगे वो मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता। मैं कोई अपनी जुबान को आलूदा नहीं करना चाहता, कोई गंदा नहीं करना चाहता। मैं इस तरह का काम वैसे ही नहीं करना चाहता कि जिसका कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ सर पाँव ही ना हो। तो ये जो जी फायज ईसा साहब हैं, ये तो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अब हलफ लेंगे चीफ जस्टिस के और सदर मुमलिकत ने मंजूरी भी दे दी। और तकलीफ उनको होनी है, असल तकलीफ उनको होनी है जिनको पता है कि फायज ईसा ने आगे छोड़ना किसी को नहीं है। क्योंकि वो जो अभी तक फायज ईसा को बेंचेस में नहीं बिठा रहे थे, वो जो अभी तक उनको केसेस में साथ नहीं बिठाते थे, वो जो अब तक उनको अदलिया में अपने साथ बिठाने के लिए राजी नहीं थे, अब वो देखेंगे उनके साथ क्या होना है। जब ये फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है तो सर एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जस्टिस वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी दरखास्त पर जस्टिस वकार सेठ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था कि इसको तख्ता दार पर लटका दो और इसकी लाश को भी 3 दिन तक डी चौक पर लटकाया जाए। और इतना बड़ा तारीखी फैसला था कि वो जो खसूसी अदालत थी उसके 3 जजेस थे, जस्टिस वकार सेठ, जस्टिस शाहिद करीम साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और तीसरे जज थे जस्टिस नजर अकबर साहब जिनका सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक है। तो ये 3 जजों पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने 2-1 के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस वकार सेठ ने फैसला दिया कि परवेज मुशर्रफ को तख्ता-ए-दार पर लटका दो। वो फैसला आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। परवेज मुशर्रफ साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये अदालतों के फैसलों की ये बुक्कत और ये हैसियत रह गई है। आप अंदाजा लगा लें, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जो एक वैलिड बात है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये फैसले जो अदलिया ने जारी किए उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती है। अब जस्टिस वकार सेठ साहब जो हैं जी, उनका केस जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने के लिए दरख्वास्त दी थी और सीनियरिटी बेस पे उन्होंने एलिवेट होना था बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, और जस्टिस गुलजार जैसा बदकिस्मत जज जिसने वो दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार दे दी और उसको मंजूर ही नहीं होने दिया। और जस्टिस गुलजार ने क्या किया कि सीनियरिटी के बावजूद उनका तकर्रुर नहीं किया जा सकता जी, ये कह दिया कि जी इनका तकर्रुर नहीं होगा। और उस वक्त का जो जस्टिस गुलजार का फैसला था, उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया, उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया। उन्होंने दरख्वास्त को ही ऐसे कह करके जी ये नाकाबिले समात है, इसको फारिग कर दिया। क्योंकि सर जस्टिस गुलजार का तो सबको पता ना, वो एक पॉलिटिकल जज था। वो जिस तरह से फैसले उसने दिए, उसके दौर में जो फैसले हुए,
उसी के दौर में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि किसी दुनिया की मुहज़्ज़ब अदालत में, किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए तो वो इस्तीफ़ा दे देता है, वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देता है। आप अमेरिका के अंदर देख लें 4 से 3 जज, इंडिया के अंदर देख लें 2 से 3 जज इल्ज़ामात है फारग हुए। इधर हम कहते हैं कि जी हमने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को बेंच में शामिल करके खामोश पैगाम दिया, इज्जत आप चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। तो सर वो खामोश पैगाम, इसका मतलब आपने हुकूमत को नहीं, आपने कहा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को दिया। आप तो फौजी अदालतों के खिलाफ भी दरखास्त को काबिल समाप्त करार देते हुए कहते हैं कि जी सिविलियंस का ट्रायल जो फौजी अदालतों में हो रहा है, भाई लिस्टें जारी करो। भाई लिस्टें किस तरह से जारी करो, ये आपका काम नहीं है, अदलिया का काम नहीं है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात में मुदाखलत करे। ये मामलात तो सिविलियन से मुतल्लिक मिलिट्री कोर्ट्स में डिस्कस होने हैं, ट्रायल फौजी अदालतों में होना है, ट्रायल आम अदालतों में तो होना नहीं है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा था ना सर, जिस तरह से ये सारी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर्स ने किस तरह एक एक करके कुछ फैसलों के जरिए अदलिया को हाईजैक करने की कोशिश की, ये सारा कुछ खुलने जा रहा है। हामिद खान साहब वो पाकिस्तान के प्रोफेशनल वकील हैं, मायनाज वकील हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनकी शोहरत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, एक बड़े मायनाज वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर मुमताज कानूनदान भी हैं। तो उन्होंने भी इसके ऊपर शोर किया था जब ये जस्टिस गुलजार ने जस्टिस वकार सेठ वाले केस में उनको सीनियरिटी के असूल के बावजूद, सीनियरिटी बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर एलिवेट होने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट नहीं किया। तो इसके ऊपर हामिद खान साहब ने भी आवाज उठाई थी और उन्होंने भी कहा था कि ये सरासर ज्यादती है। लेकिन सर ये ज्यादतियां होती रही, ये जिसने की ये सबको पता है, ये किसने की और ये कौन कर रहा था। अब आपको एक बात बता दूं कि अदलिया में अब ये बात हो रही है कि जो जमहूरियत पसंद जज हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि जब फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो सर वो फारग उन्होंने होना ही होना है, जिनको नीचे से उठाकर ऊपर लाया गया, इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के ऊपर मुसल्लत किया गया। और वो निज़ाम इंसाफ अगर इमरान खान के हाथ की रखेल बन जाए तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और फिर ये कहा जाए कि जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर ये कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान के चूंकि बहुत पॉपुलर लीडर हैं और आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर ये जिस तरह से सारा कुछ होता रहा, जिस तसलसल के साथ होता रहा, और जो ए पॉलिटिकल हुए, देखें वो बताते हैं ना, वो इस तरह से वो बात हुई थी, वो एक दोस्त थे हमारे, तो वो बता रहे थे कि प्रोजेक्ट इमरानिया का खात्मा एवं नहीं हो जाना, कोई एडा सोखा नहीं है क्या प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों को उठाकर जी बाहर, वो जिस तरह से फौज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब आपको सितंबर के अंदर इसका सेकंड फेज नजर आएगा, इसका सेकंड फेज नजर आएगा। अब आप देखेंगे कि इस मुल्क में होने के जा रहे हैं, बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने के बाद बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं। और जस्टिस वकार सेठ की जो दरखास्त है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीनियरिटी के बावजूद मुझे बतौर सुप्रीम कोर्ट जज एलिवेट नहीं किया जा रहा, सीनियरिटी का असूल मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, तो सर ये दरखास्त पर अब समाअत होगी और वो नीचे वाले फारग और सीनियरिटी वाले अंदर, समझ गए होंगे आप, नीचे वाले फारग जो नीचे से ऊपर आए वो फारग और सीनियरिटी बेस वाले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं ये तो पहले टारगेट में, क्योंकि सर देखें ज्यादती जिनके साथ हुई वो सबको पता है। जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस नासिरुल मुल्क, और कोई नाम रह गया वैसे, साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, आसफ सईद खोसा, गुलजार और नासिरुल मुल्क, ये जजेस जो हैं वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर दबा साबित हुए हैं। इन्होंने जो फैसले किए, इन्होंने जिस तरह से अदलिया को पोलिटिसाइज किया, इन्होंने जिस तरह से अदलिया को हाईजैक किया, इन्होंने जिस तरह से अदलिया को मुतनाज़ बनाया, सर ये कहानी किसी टाइम पे खुलनी है। और जिस दिन ये कहानियां खुली ना, उस दिन ये लोग, आज तारीख इनको किन अल्फाज में यादगारी है सबको पता है, ये सब जानते हैं। ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि फायज ईसा साहब की चीफ जस्टिस बनने के बाद बड़ों की छुट्टी होने वाली है।
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जी चौथे नंबर के जज सिंध हाई कोर्ट से, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध हाई कोर्ट के मोस्ट जूनियर जज उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक नाम टाई होने की सूरत में, मुस्तरद होने की सूरत में दोबारा नाम दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में लाई गई। इसी तरह जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज जूनियर जज उठाकर बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट में लाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सिंध हाई कोर्ट के जज बंदयाल साहब के दोस्त जूनियर जज उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। और ये वो जजेस हैं जिन्होंने फाइज ईसा साहब के खिलाफ फैसला दिया कि फाइज ईसा साहब ने वो एक फैसला दिया था ना रमजान में कि ये जो आई थिंक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर इन्होंने बंदयाल साहब के साथ बैठकर फैसला दिया फाइज ईसा साहब के खिलाफ। तो सर खैर किसी की नहीं है। फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, सबकी छुट्टी होनी है, सारे घर नूं जान गए, एक गल कन्फर्म है। अब मनाए अपनी खैर, बिल्ली कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो पकड़ी जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अब करें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब होगा मल, अब पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा था, कौन किस तरह से फैसले कर रहा था। अब जिस दिन फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए, ये सारी पटारी खुलनी है, सारी कहानियां खुल के सामने आनी है। ये जो दरखास्तें जो नाकाबिले समात करार दी गई, ये जो इमरान खान साहब को अब तक रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिल रहे थे, बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत का इजहार करते हुए मिल रहे थे और कहा जा रहा था कि जी आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, आप बड़े लीडर हैं, आपको देखकर खुशी हुई, आप हमारे बड़े मोहसिन हैं, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये बातें करने वाले लोग थे ना, इनको भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी परवेज खटक के जाने के बाद तो ऑलरेडी ठुस हो गई है। और जितनी सेहत है ना परवेज खटक साहब की, इतनी सेहत तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ में। तो सर आप अंदाज़ा लगा लें कि अब इमरान खान साहब के साथ होने क्या जा रहा है। और प्रोजेक्ट इमरानिया का खात्मा तिगड़म जो है ये ख़त्म होने जा रही है सितंबर के अंदर। जब फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो सारा लाड प्यार ख़त्म, जो ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत जारी और सारी था, तो वो तो मुकम्मल ही ख़त्म होगा। ये सहूलतकारियाँ तो ख़त्म। अब इन्हीं को बचाएगा इमरान खान को। अब कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और हमें अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन और पुख्ता ईमान है कि इंसान जो है वो मौजूदाती तौर पर भी बच जाता है। तो इमरान खान साहब की जी सियासत तो खुडे लाइन, लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया जो सीनियरिटी के असूल को पांव तले रौंद कर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, अब सीनियरिटी वाले जजेस ही आने हैं 6-7। ये जिनको फारग करना उनको फारग कर देना। उन्होंने फाइज ईसा साहब ने फारग कर देना है। फाइज ईसा के साथ मंसूर अली शाह, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया फरीदी, जस्टिस मुसर्रत जलाली जैसे अपराइट जजेस, वो जजेस जो सीनियरिटी बेसिस पर आए सुप्रीम कोर्ट में, जिनके फैसले बोलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा जज जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, इंतहाई क्रेडिबल जज, इंतहाई दलेर जज। जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए, जिनके फैसलों की नज़ीर बोलती, उनके फैसलों की मिसाल बोलती। ऐसे जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वो जजेस नहीं चाहिए जो कहें कि जी इमरान खान को देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको देखकर बड़ी, आप चुके सर बड़े पॉपुलर लीडर है, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतनी बात ही करो। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।